Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about on the topic inclusive classrooms. Before going to start our new topic, let's understand the meaning of inclusive education. So basically, inclusive education is an educational approach that aims to integrate all the students regardless of their physical, intellectual, social, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक कंडीशंस। अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां पर हम सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक विद्यालय में एक साथ बिठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों में एक आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, ऐसे विद्यार्थियों में जो डिसेबल्ड हैं, जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो क्षति है या कठिनाई है वो फेस कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंक्लूसिव क्लासरूम्स। If systematically done, it is possible to include the children in regular classes. The earlier the efforts are taken towards inclusion, the better the result will be. It is ideal to have a resource rooms in every elementary schools with a competent resource teacher. अगर हम बात करें समावेशी कक्षाओं की, तो अगर समावेशी कक्षाएं हमें लगानी है या समावेशी कक्षाओं में हमें शिक्षा प्रदान करनी है या कक्षा का वातावरण हमें समावेशी बनाना है, तो आवश्यक है कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया जाए। अगर चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लागू की जाएगी तो एजुकेशन जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। सभी बच्चों को, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जा सकती है बिना किसी भेदभाव के। और अगर हम बात करें कि किस प्रकार की एजुकेशन आवश्यक है, किस तरह से हम एजुकेशन, कैसे हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे एक रिसोर्स रूम होना आवश्यक है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, और साथ में एक कॉम्पिटेंट रिसोर्स टीचर जो ट्रेंड हो, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रेंड हो, जो स्पेशल बच्चों की जो नीड है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उसको फुलफिल कर सके। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासरूम अडेप्टेशन। किस प्रकार के क्लासरूम्स को हमें मॉडिफाई कैसे करना है। सो द फर्स्ट वन इज क्लासरूम साइज। क्लासरूम साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर क्लासरूम साइज बहुत बड़ा होगा, उसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अत्यधिक होगी, तो जो अध्यापक है वह पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी विद्यार्थी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाएगा। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि क्लासरूम का साइज प्रायः छोटा रखा जाए, जिससे कि अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, उनकी समस्याओं को समझ सके और समझने के साथ साथ उन समस्याओं को वह सुलझा सके, उन समस्याओं को रिमूव कर सके, जिससे बच्चा अपनी शिक्षा को ठीक ढंग से, उचित प्रकार से प्राप्त कर सके। द नेक्स्ट वन इज टीचिंग एड्स। क्लासरूम टीचिंग एड्स से युक्त होने चाहिए। बच्चा टीचिंग एड्स के थ्रू बेटर तरीके से सीखता है, और टीचिंग एड्स कहीं ना कहीं जो हमारे इंक्लूसिव विद्यालय हैं, समावेशी विद्यालय हैं, इसमें टीचिंग एड्स का अभी भी अभाव है। ये आवश्यक है कि जो कक्षाएं समावेशी का, जो एक प्रकार से समावेशी शिक्षा के लिए जो समावेशी क्लासरूम्स बनवाए जाएं या समावेशी कक्षाएं प्रदान की जाएं, उसमें पर्याप्त मात्रा में टीचिंग एड्स का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि बच्चे की लर्निंग को बेटर बनाया जा सके। नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स। प्रॉपर अरेंजमेंट्स होना चाहिए लाइट का, जिससे बच्चे के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना ना करना पड़े लर्निंग के दौरान। नेक्स्ट वन इज अटेंशन टू फिजिकल नीड्स। बच्चे की फिजिकल नीड्स पर हमें ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें मौजूद है या नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है। तो इस प्रकार बच्चे की जो फिजिकल नीड है, एक बच्चे के लिए किस प्रकार की, किस तरह की चुनौतियों से वह जूझ रहा है,
उसके पास कौन कौन सी ऐसी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं जिससे कि बच्चा जो विद्यालय के रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो बच्चा रिसोर्सेज एक्सेस कर पाए और फिज़िकल उसकी क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे क्लासरूम की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ सिटिंग अरेंजमेंट। बच्चे को ध्यान में रख के, छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था की जाए प्रत्येक इंक्लूसिव क्लासरूम्स में। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। टीचर की पोजीशन को क्लियर किया जाए कि एज अ टीचर जो अध्यापक है वह कक्षा में किस प्रकार से डील करेगा, कितने अध्यापक एक कक्षा में कितने अध्यापक डील करेंगे और वह किन विद्यार्थी को किस प्रकार की कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज के थ्रू टीचिंग कराएंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट टीचर रेशियो। इंक्लूसिव क्लासरूम का टीचर और स्टूडेंट रेशियो कितना होगा, ये भी पूर्ण रूप से बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। Now, next one is classroom adjustment and management. So, some of the points to consider for classroom adjustment and management include so the first one is planning for teaching. अर्थात जाने से पहले, कक्षा में जाने से पहले प्लान कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से शिक्षा की गति को गति प्रदान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसे डिसलेक्सिया की समस्या है, उसे किस प्रकार की हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू कौन कौन सी ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं या उनकी कंसेप्ट्स को हम कैसे क्लियर करेंगे, उससे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम टीचिंग के लिए क्या कर लें, प्लान बना लें। द सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्लास टीचर एंड पेरेंट्स, रिसोर्स टीचर एंड अदर डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अर्थात एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए अध्यापक के मध्य, पेरेंट्स के मध्य और जो रिसोर्स टीचर है, रिसोर्स टीचर, अध्यापक और पेरेंट्स के मध्य एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और कोऑर्डिनेशन के तहत बच्चे की टीचिंग को आगे बढ़ाया जाए। जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो बच्चे की लर्निंग बहुत बेटर होगी। नेक्स्ट वन इज टीचिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स। इंक्लूसिव क्लासरूम में जो टीचिंग कराई जानी चाहिए वह बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और प्रत्येक बालक की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो ये ध्यान रखना है कि हर बच्चे के लिए अलग से एक लेसन प्लान तैयार किया जाना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम्स में, क्योंकि अगर जिस प्रकार की आवश्यकता एक विजुअली इम्पेयर्ड जो छात्र हैं उनके लिए है, वह सेम जो कंसेप्ट्स हैं या सेम जो स्ट्रैटेजीज हैं वह आप हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि आप इंडिविजुअल एक लेसन प्लान तैयार करें बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट वन इज मटेरियल टीचिंग इन ग्रुप्स। आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता होने पर ग्रुप्स में टीचिंग कराई जानी चाहिए जिससे कि बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और बच्चों की कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। द लास्ट वन इज मटेरियल रिक्वायरमेंट। इंक्लूसिव क्लासरूम में किस प्रकार की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, पहले उन्हें एक चेकलिस्ट बनाकर क्लियर करना चाहिए। जैसे बहुत सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है जिसकी सहायता से इंक्लूसिव क्लासरूम्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। उसके पश्चात शिक्षा को सुचारू गति प्रदान करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कैसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM को कैसे हम यूज कर सकते हैं। So there are so many points to consider while selecting TLM. जब हम TLM को सेलेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज एज एप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एज 10 years with a mental ability matching that of 5-year-old children should have a material suitable to his age rather than twice meant for 5 years old.
हमें एज के अकॉर्डिंग TLM को चूज करना चाहिए। बच्चे की मेंटल एज क्या है। नेक्स्ट वन इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज द मटेरियल, एक्सप्लोर एंड लर्न। हमें TLM को एक प्रकार से सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चा उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाए, बच्चा उसको यूज कर पाए TLM के लिए और उससे लर्निंग कर पाए। नेक्स्ट, क्रिएटिव यूज। TLM शुड बी वर्सेटाइल, अलाउइंग फॉर वेराइड यूज क्रिएटिविटी। जो TLM है वह वर्सेटाइल होना चाहिए, बच्चा उसको अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज कर सके। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी। It should be easily available, affordable and for accessible. TLM अवेलेबल होना चाहिए, इजीली मिल जाए, कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। अफोर्डेबल होना चाहिए, उसको आसानी से यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके। नेक्स्ट, एक्सेसिबल, बच्चा उसका उपयोग कर सके। तो 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है TLM को सेलेक्ट करते टाइम। पहला, अवेलेबल होनी चाहिए, इजी अवेलेबल। सेकेंड, affordable. The third one is accessible. If the students has to buy the material for extended home training, अगर बच्चा कहीं अपने घर पे ले जाना चाहता है होम ट्रेनिंग के लिए तो वह आसानी से ले जा सके, तो इस प्रकार का TLM होना चाहिए, अफोर्डेबल, अवेलेबल एंड accessible. The next one is level appropriate. The material should suit the level of functioning of the child with MR so that the learning is meaningful to him. एक appropriate लेवल होना चाहिए TLM का सेलेक्ट करते समय, जिससे कि बच्चे की लर्निंग प्रॉपर हो सके। The last one is transfer of training. Use of the material should allow the child to easily generalize the concept learned to other context and situation. TLM का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए, अगर हम किसी जो TLM यूज़ कर रहे हैं, TLM को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार का सिलेक्शन होना चाहिए TLM का कि उससे सीखी हुई लर्निंग को हम आने वाली नई परिस्थिति में उस लर्निंग को यूज़ कर सकें। So when we work with children with disabilities, selection and use of TLM needs a special care and consideration, as we as teachers have to compensate for their disability by use of the aids and appliance, as well as translate the curriculum using the material in such a manner that they learn the concept very well. Thank you.